नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। साइंस क्लास 10 चैप्टर 10 पार्ट 7 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस वीडियो में मैं अपवर्तनांक के बारे में चर्चा करूँगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पिछले वीडियो पार्ट 6 में मैं अपवर्तन तथा अपवर्तन के नियम बता चुका हूँ। उस अपवर्तन के सेकंड नियम में ही, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, अपवर्तनांक की चर्चा मैं किया था, लेकिन यहाँ पुनरावृत्ति के तौर पर मैं उसकी चर्चा पुनः करता हूँ। ये फिगर जिसमें एक प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। जब माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती तो अपने पथ से क्या होती, विचलित। यहाँ ये अविलंब है, ये अविलंब की तरफ झुक जा रही है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि माध्यम 1 विरल, माध्यम 2 माने माध्यम 1 क्या है, माध्यम 2 के सापेक्ष विरल है। यहाँ आपतन कोण I बन रहा है, अपवर्तन कोण R है। तो अपवर्तन का सेकेंड रूल है, नियम है, किन्हीं दो माध्यमों तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात एक स्थिरांक होता है। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटे साइन R बराबर स्थिरांक कांस्टेंट। इस स्थिरांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी साइन I बटे साइन R का जो अनुपात है, रेशियो है, उसको हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस अपवर्तनांक को दूसरे प्रकार से भी हम परिभाषित कर सकते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके चालों में भी परिवर्तन होता, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम के चालों के अनुपात को भी अपवर्तनांक कहते हैं। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। इसे n से प्रदर्शित, n से निरूपित करते हैं। यह एक का मतलब माध्यम 1 और ये क्या है, 2, यानी माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। याद रखिए, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक बराबर होगा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। यदि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 हो तो ये इसके बराबर होगा। इसी प्रकार यदि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, तो लिखेंगे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v2 बटे v1। यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु हो, यदि माध्यम 1 जो है निर्वात या वायु हो, तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यदि माध्यम 1 क्या हो, वायु हो या निर्वात, तब इस अपवर्तनांक को क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। यदि वायु में प्रकाश की चाल c तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v है, तब माध्यम का अपवर्तनांक n मीडियम, यानी माध्यम का अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर, यदि वायु में प्रकाश की चाल c, माध्यम में प्रकाश की चाल v हो तो n बराबर होगा c बटे v। यह क्या है, यहाँ नहीं लिखा जाता। यदि वायु वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष जब अपवर्तनांक की बात आती है तो निरपेक्ष होता, केवल अपवर्तनांक ही बोलते हैं उसको। तो केवल n और ये मीडियम जो है उसका ही हम लिखते हैं। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है। माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है उसको केवल हम अपवर्तनांक भी कहते हैं। आपकी बुक में अपवर्तनांक पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उसको देखा जाए।
वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों। वायु से गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। ये मान लीजिए इधर वायु है और ये जल है, ये वायु और ये नीचे जल है, जल। अब प्रकाश किरण तिरछी प्रवेश करती है और इस पर अविलंब खींचा जाए, ये अविलंब की ओर क्या होगी? झुकेगी। क्यों झुकेगी? क्योंकि वायु जल के सापेक्ष विरल क्या है? विरल माध्यम है और जल क्या है? वायु के सापेक्ष सघन है। तो यह अविलंब की ओर आंसर होगा अभिलंब, अभिलंब की ओर झुकेगी, झुकेगी क्योंकि जल वायु के सापेक्ष, जल वायु के सापेक्ष सघन माध्यम है, इस कारण ये झुकेगी। अब इसमें है दूसरा प्रश्न, ये पहला हुआ, अब है दूसरा। प्रकाश वायु में 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। वायु से प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए यहाँ वायु, प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है, यानी यन दिया है 1.50, यानी कांच का अपवर्तनांक, ये क्या है? कांच के प्लेट का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक है। अब c प्रकाश का वेग कितना है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। यदि माना कांच में प्रकाश की चाल भी मीटर पर सेकेंड है, मान लेते हैं। माना कांच में प्रकाश की चाल क्या है? भी मीटर प्रति सेकेंड है। अब हम जानते हैं n बराबर, या यहाँ g भी लिख सकते हैं, n g, यानी वायु के सापेक्ष। तो वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, एन जी, और ये c है, ये भी है दिया। अब भी निकालना हमें, तो भी बराबर हो जाएगा c/n(g). ये है c की वैल्यू है 3×10⁸, और कांच का अपवर्तनांक है 1.50, नहीं सरल करने नहीं लिखेंगे। ये हो जाएगा 10 का गुणा किया जाए ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 30, और ये 15, और ये ×10⁸, ये बराबर हो जाएगा, भाग देंगे तो 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आंसर होगा।
यानी कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब तीसरा प्रश्न है, सारणी 10.3 में से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। यानी सारणी किताब में दिया 10.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को तथा न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात करना है। सारणी 10.3 के द्वारा हमें अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात करना है। अधिकतम, तीसरा प्रश्न, अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें वायु है, बर्फ है, जल, अल्कोहल, केरोसिन, संगलित क्वार्ट्ज, तारपीन का तेल, बेंजीन, क्राउन कांच और कनाडा बाल्सम, खनिज नमक, कार्बन डाइसल्फाइड, सघन फ्लिंट कांच, रूबी माणिक, नीलम और हीरा। तो अधिकतम प्रकाशित घनत्व के माध्यम क्या है, हीरा। क्या है, हीरा, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, ये हुआ। और ये भी पूछा कि न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम, तो न्यूनतम इस सारणी में क्या है, वायु। क्या है, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम, तो वह क्या है, वायु है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक क्या है, 1.003 और जबकि हीरे का कितना है, 2.42। न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम वायु, इसका अपवर्तनांक क्या, 1.003 और जबकि हीरे का कितना है, 2.42। ये है आंसर तीसरे का। चौथा प्रश्न है, आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। तो सारणी 10.3 में दिए गए जो आंकड़े हैं, तो केरोसिन चौथा प्रश्न, केरोसिन का अपवर्तनांक है, केरोसिन का अपवर्तनांक है 1.44। तारपीन का तेल, तारपीन के तेल का अपवर्तनांक है 1.47 और जल का अपवर्तनांक है 1.33। ये है, दिया है सारणी में। सबसे किसमें प्रकाश की चाल सबसे तीव्र, किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? तो हम जानते हैं कि अपवर्तनांक n बराबर होता है c/v, या ये वायु में प्रकाश की चाल, आइए माध्यम में, और अपवर्तनांक। तो यहाँ से किसी माध्यम में हो जाएगा अपवर्तनांक, यहीं से इम्प्लाइज दैट v बराबर c/n, v बराबर c/n। अब इसमें सबसे कम अपवर्तनांक जल का है, तो क्योंकि ये फिक्स है
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और n की वैल्यू ये क्या है, सबसे कम है। तो सबसे कम है तो जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो v की वैल्यू क्या होगी, सबसे अधिक आएगी। v का मान सबसे अधिक होगा। इस कारण जल में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। अब अगला प्रश्न है, हीरे का अपवर्तनांक 2.4, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? पांचवा प्रश्न है। इसका अभिप्राय यह है, हम जानते हैं अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब यहाँ तो क्या होगा, तो इसका अर्थ हुआ कि वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में यानी हीरे में प्रकाश, अब यहाँ हीरा होगा तो इसका अर्थ हुआ कि वायु में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। यानी हीरा डायमंड एन डी बराबर होगा C/V। यानी ये वायु में प्रकाश की चाल है, ये हीरे में प्रकाश की चाल है, और ये कितने के बराबर दिया है, 2.42। यानी प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात जो होगा वो 2.42 होगा। यही इसका अभिप्राय है। धन्यवाद।